नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी जियोग्राफी का ये 21वां सेशन होगा। तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है, तरंगे जो है समुद्र तटों के निर्माण और उनके विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा कथन दिया गया, सुनामी लहरें आमतौर पर कम समय में अधिक विनाशकारी परिवर्तन ला सकती हैं। और तीसरा कथन है, तरंगे केवल निक्षेपण प्रक्रियाओं में योगदान करती हैं, अपर्दन में नहीं। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, जो वेव्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो डिपोजिशनल और एरोजन दोनों में होता है, ना कि केवल एक में। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो तरंगे समुद्र तटों पर अपर्दन निक्षेपण दोनों में योगदान करती हैं। सुनामी लहरें अधिक विनाशकारी होती हैं और कम समय में बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो केवल 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फ्योर्ड तट जलमग्न ऊंचे चट्टानी तटों का उदाहरण है। दूसरा कथन है, फ्योर्ड तट हिमनद अपरदन से निर्मित होते हैं। और तीसरा कथन है, फ्योर्ड तट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो जो फ्योर्ड कोस्ट होते हैं वो केवल ट्रॉपिकल रीजन में ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। तो फ्योर्ड तट हिमनद अपरदन से निर्मित होते हैं और ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ओके, सो ऑप्शन 3 जो होगा यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नदी द्वारा निक्षेपित पुलिन अस्थायी स्थल रूप होते हैं। दूसरा कथन है, स्पिट एक प्रकार की तटीय रोधिका होती है। और तीसरा कथन, लैगून समुद्री जल से भरे खारे जल के निक्षेपित स्थल रूप होते हैं। तीनों ही डिफिनेशन यहाँ पे जो दी गई बिल्कुल करेक्ट हैं। 1 2 3 सही है। पुलिन, स्पिट और लैगून सभी तटीय निक्षेपित स्थल रूप होते हैं। पुलिन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं और समय के साथ ये चेंज होते रहते हैं, यानी परिवर्तित भी होते रहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पवन अपरदन से छत्रक का निर्माण होता है, यानी मशरूम रॉक जिसको कहते हैं। और छत्रक का ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग क्या होता है, सकरा होता है। और छत्रक स्थल रूप का निर्माण मुख्य रूप से जल अपरदन से होता है। तो ऐसा नहीं है, ये पवन अपर्दन का एक हिसाब से आप कह सकते हैं टाइप है। जल अपर्दन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो 1 और 2 करेक्ट होगा। और बाकी मशरूम आपने देखा ही होगा कैसा होता है। तो जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा होता है, निचला भाग क्या होता है, सकरा होता है ना, इस तरह से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो छत्रक का निर्माण पवन अपर्दन से होता है, ना कि जल अपर्दन से। और इसका ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग सकरा होता है। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, स्टैलेक्टाइट भूमिगत गुफाओं की छतों से नीचे की ओर लटकते हैं। दूसरा कथन है, स्टैलेग्माइट भूमिगत गुफाओं की भूमि से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कथन है, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट के मिलने से कॉलम का निर्माण होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिए गए हैं। तो स्टैलेक्टाइट गुफाओं की छत से नीचे की ओर लटकते हैं, जबकि स्टैलेग्माइट भूमि से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक कॉलम का निर्माण होता है। जैसे मान लिया जो स्टैलेक्टाइट है वो इस तरह से आ रहा है, और ये जो है ये चूना पत्थर का जो एक निक्षेप होता है वही बनता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये मिल जाते हैं, तो फिर ये क्या बन जाता है, एक स्तंभ बन जाता है, यानी एक कॉलम बन जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इंसलबर्ग एक ऊंचा एकाकी चट्टानी पर्वत है जो आसपास के भूभाग से अलग दिखाई देता है। दूसरा कथन दिया गया है, इंसलबर्ग मुख्य रूप से हिमनद अपरदन से बनते हैं। और तीसरा कथन है, इंसलबर्ग का निर्माण अधिकतर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, इंसलबर्ग आर फॉर्म्ड प्राइमरली बाय ग्लेशियर एरोजन, ये सही नहीं है। बाकी और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यानी 1 और 3 करेक्ट होगा। तो इंसेलबर्ग शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले एकाकी चट्टान पर्वत होते हैं। इनका निर्माण नदी और पवन अपर्दन से होता है, न कि हिमनद अपर्दन से होता है। सो ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पवन अपर्दन से यार्डंग का निर्माण होता है। दूसरा कथन है, यार्डंग कठोर और नरम चट्टानों के असमान अपर्दन से बनते हैं। और तीसरा कथन है, यार्डंग केवल हिमालयी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो ये गलत है, यहाँ पे यार्डंग आज फॉर्म्ड ओनली हिमालयन रीजन नहीं होगा। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। तो यार्डंग पवन अपर्दन से बनते हैं। कठोर और नरम चट्टानों के असमान घर्षण के कारण इनका निर्माण होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गार्ज एक गहरी सकरी घाटी होती है। दूसरा कथन है, कैनियन की ऊपरी चौड़ाई अधिक होती है जबकि तल सकरा होता है। तीसरा कथन है, गार्ज और कैनियन दोनों नदी अपर्दन द्वारा बनते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो करेक्ट बिल्कुल दिए गए हैं।
तो गार्ज गहरी और सकरी घाटी होती है, कैनियन का ऊपरी भाग चौड़ा होता है, बल्कि तल क्या होता है, वो सकरा होता है, और दोनों का निर्माण किससे होता है, वो रिवर एरोजन से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लैगून एक उथला जल निकाय है जो मुख्य रूप समुद्र से अलग होता है। और दूसरा कथन है, लैगून का निर्माण आमतौर पर प्रवाल भित्तियों द्वारा होता है। तीसरा कथन है, भारत में चिल्का झील और पुलिकट झील लैगून के उदाहरण हैं। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो लैगून उथले जल निकाय होते हैं जो समुद्र से अलग होते हैं, और इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों या तटीय रोधिकाओं द्वारा होता है। और भारत में चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, और पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ये इसके उदाहरण हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, स्टैक समुद्री भृगु के अपरदन से बनते हैं। दूसरा कथन, स्टैक आमतौर पर अलग थलग खड़ी चट्टानों के रूप में दिखाई देते हैं। और तीसरा कथन, स्टैक मुख्य रूप से पवन अपरदन से निर्मित होते हैं। तो स्टैक जो होते हैं वो पवन अपरदन से निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और स्टैग समुद्री भृग यानी जिसको क्लिफ कहते हैं, कि निरंतर समुद्री तरंग अपरदन से बनते हैं। ये अलग थलग खड़ी चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, और इनका निर्माण पवन अपरदन से नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पवन अपरदन से मशरूम रॉक बनती है, और छत्रक सेल का ऊपरी भाग चौड़ा, निचली भाग सकरा होता है। तीसरा कथन है, छत्रक सेल केवल जल अपरदन से बनती हैं। तो जाहिर सी बात है, 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत होगा। छत्रक सेल का निर्माण पवन अपरदन से होता है, जबकि रेत के कण चट्टानों के निचले भाग पर अधिक घर्षण करते हैं। इससे उनका क्या होता है, आधार पतला होता है, और ऊपरी भाग जो ऑटोमेटिक चौड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वायुमंडल विभिन्न गैसों के मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से ढके हुए है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जीवन के लिए आवश्यक हैं। और तीसरा कथन दिया गया है, वायुमंडल का 99% द्रव्यमान पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो वायुमंडल गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर ढके हुए है, और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जीवन के लिए आवश्यक हैं। और वायुमंडल का 99% द्रव्यमान पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, और वायुमंडल में मौजूद सभी गैसों का अनुपात स्थिर होता है। तो ऐसा नहीं है कि रेशियो ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, ये नहीं है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, इस तरह से है ना। तो ओनली 1 और 2 इज करेक्ट। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, लेकिन सभी गैसों का अनुपात स्थिर नहीं होता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है वो मात्रा में बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। दूसरा कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर औद्योगिक क्रांति के बाद स्थिर बना हुआ है। तो उसके बाद तो ये तो बढ़ा है ना CO2 का लेवल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के विकिरण के लिए पारदर्शी, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती हैं। और औद्योगिक क्रांति के बाद CO2 के स्तर में वृद्धि हुई है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा कथन है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों के अवशोषित करके पृथ्वी को सुरक्षित करती है। और तीसरा कथन, ओजोन परत केवल समुद्र के ऊपर पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है, ओजोन परत पूरे पृथ्वी पे एक लेयर में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थिर होती है, और यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। और यह केवल समुद्र के ऊपर नहीं, बल्कि संपूर्ण वायुमंडल में पाई जाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जलवाष्प वायुमंडल में ऊंचाई के साथ घटती जाती है। दूसरा कथन है, जलवाष्प पृथ्वी के ताप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा कथन है, जलवाष्प सभी स्थानों पर समान मात्रा में पाई जाती है, बल्कि नहीं पाई जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जलवाष्प ऊंचाई के साथ घटती जाती है, और पृथ्वी के ताप को नियंत्रित करने में कंबल की तरह कार्य करती है, लेकिन इसकी मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं होती। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक और ध्रुवीय व शुष्क क्षेत्रों में क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, धूल कण वायुमंडल में जलवाष्प संघनन के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा कथन है, धूल कणों की सबसे अधिक मात्रा ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और तीसरा कथन है, धूल कणों का प्रमुख स्रोत क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री नमक और पराग कण है। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है।
देखिए जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन पोलर रीजन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। एक्सप्रेशन देखते हैं तो धूल कण जलवाष्प को संघनित करने में सहायक होते हैं और यह मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री नमक, धुएं और परागकणों से उत्पन्न होते हैं। इनकी सबसे अधिक मात्रा शुष्क और उपोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर क्षोभ मंडल, जिसको कि ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। तीसरा कथन है इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ जो तापमान होता है वो घटता बढ़ता नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर है और इसमें मौसम से संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या करेगा, घटेगा, बढ़ेगा नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा कथन है इस मंडल में वायु की अधिक स्थिरता के कारण जेट विमान उड़ाए जा सकते हैं। और तीसरा कथन है इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत होगा, बाकी ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ पे बढ़ता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समताप मंडल में ओजोन परत होती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और यह मंडल स्थिर होता है, इसलिए यहाँ पे जेट विमान यहीं उड़ाए जाते हैं। और इसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।